डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स के बारे में, जैसे एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री क्या है। सरफेस केमिस्ट्री एक ब्रांच है बच्चों केमिस्ट्री की और साइंस की, जिसपे हम पढ़ते हैं सब्सटेंसेस की सरफेसेस के बारे में और बहुत से फिनोमेना जो सरफेस के ऊपर होते हैं। सरफेस और इंटरफेस होती है बच्चों बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू सब्सटेंसेस और फेसेस। सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं बच्चों एड्जॉर्प्शन ऑन सॉलिड और ऑन सॉल्यूशन सरफेसेस, कोलॉइडल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, कोरोजन एट्सेट्रा, इनके बारे में। ये सब सरफेस इफेक्ट्स होते हैं बच्चों और इनसे हम सब्सटेंसेस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एड्जॉर्प्शन, इट इज़ द phenomenon of attracting and retaining the molecules or particles of a substance at the surface of a solid or a liquid, resulting into more concentration of the molecules on the surface than in the bulk. एड्जॉर्प्शन होता है बच्चों किसी सरफेस पर किसी दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्ट होना और फिर सरफेस के ऊपर ही रिटेन हो जाना, वहीं उनका रुक जाना। और ये इस तरीके से होना कि सरफेस के ऊपर ज़्यादा पार्टिकल्स हों कंपेयर टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच हैव पेनिट्रेटेड इन द बल्क, जो कि बल्क में चले गए। यानी एड्जॉर्प्शन में सरफेस के ऊपर ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे कंपेयर टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच हैव गॉन इनसाइड द बल्क। एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेट होता है वो मॉलिक्यूलर स्पीसीज और सब्सटेंस जो किसी सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होते हैं, किसी सरफेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड एक्यूमुलेट होते हैं, बैठ जाते हैं या रिटेन्ड हो जाते हैं सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम कहते हैं एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट क्या होता है बच्चों? वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्बेट बैठते हैं, ठीक है, यानी जिनकी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे चारकोल है, तो चारकोल जो है उसकी सरफेस के ऊपर गैसेस बैठ सकती हैं। सिलिका जेल की सरफेस के ऊपर वाटर जो है वो बैठ सकते हैं, रिटेन हो सकते हैं, अट्रैक्ट और रिटेन हो सकते हैं। ऐसी एल्यूमिना जेल की सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, क्ले है ना, कोलॉइड्स, मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, इन सब की सरफेसेस के ऊपर कुछ पार्टिकल्स किसी सब्सटेंस के एड्जॉर्ब हो सकते हैं, तो ये सब होते हैं एड्जॉर्बेंट्स, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल है एड्जॉर्प्शन का, गैसेस जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये चारकोल के ऊपर, चारकोल के पीस के ऊपर एड्जॉर्ब बैठती, अट्रैक्ट और रिटेन्ड हो जाती हैं, यानी उस सरफेस के ऊपर आ जाती हैं। तो ये क्या है? एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन चारकोल। दूसरा है मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई अक्यूमुलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, चारकोल की सरफेस के ऊपर डाई के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे मिथाइलिन ब्लू डाई है आपके पास और उसमें आपने एक पीस डाल दिया एनिमल चारकोल का, तो क्या करता है कि पूरा कलर जो है, कलरिंग मैटर जितना भी है उसको अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है और जो आपके पास सोल्यूशन था वो कलरलेस हो जाता है। तो ये एड्जॉर्प्शन की एग्जांपल है। डीकलराइजेशन ऑफ रॉ शुगर, ठीक है, रॉ शुगर का जो सोल्यूशन होता है वो हल्का सा येलोइश ब्राउन होता है। अगर आप उसमें एक एनिमल चारकोल का पीस डाल दिया, एनिमल चारकोल क्या है? अगर किसी एनिमल की हड्डी है तो अगर आपने उसको क्या किया, उसको काफ़ी ज़्यादा हीट किया है, ठीक है, तो उसके बाद जो आपको रेजिड्यू पीछे मिलता है उसको हम बोलते हैं एनिमल चारकोल। तो अगर आपने एनिमल चारकोल का एक पीस रॉ शुगर के सॉल्यूशन में डाला जो येलोइश ब्राउन है, तो आप देखेंगे कि वो कलरलेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो कलरिंग मैटर है रॉ शुगर में, उस पूरे मैटर को किसने अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लिया है? चारकोल ने एड्जॉर्ब कर लिया, एनिमल चारकोल के पीस ने एड्जॉर्ब कर लिया। द एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल, अगर आप सिलिका जेल की बॉल रखते हैं कहीं पे, ठीक है, तो एयर ड्राई हो जाती है, यानी वो मॉइस्चर को अपने ऊपर अट्रैक्ट करके रिटेन कर लेता है।
तो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं बच्चों, उनमें फ्रंट में जो है अच्छे ऑप्टिक्स देने के लिए बहुत बड़े ग्लास के पेंस लगाए जाते हैं। तो उनके बीच का जो स्पेस होता है उसमें सिलिका जो जेल की बॉल रखी जाती हैं ताकि वो फ्रस्टी ना हो जाएं या उनके ऊपर मिस्ट ना जम जाए। ठीक है, तो क्योंकि सिलिका जेल की बॉल एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, मॉइस्चर को, तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं दिखेंगे या मिस्टी जो है लुक नहीं आएगी उनके ऊपर। तो ये भी क्या है, एड्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। चलिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए, आप एब्जॉर्प्शन के बारे में तो सुनते ही हैं, एड्जॉर्प्शन एक नई चीज़ आपने सुनी होगी जो हम अभी तक पढ़ रहे थे। एब्जॉर्प्शन आप जानते हैं, सोखना किसी चीज़ को। तो दोनों में फ़र्क क्या है बच्चों? देखिए, सब्सटेंस इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस के ऊपर सब्सटेंस जो है उसका अमाउंट ज़्यादा रहता है एब्जॉर्प्शन में, जबकि एब्जॉर्प्शन में वो सरफेस के ऊपर हो सकता है लेकिन बल्क में जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यानी वो अंदर तक चला जाता है। यानी अगर हमारे पास कोई ये सब्सटेंस है तो इसकी सरफेस के ऊपर अगर ज़्यादा कोई सब्सटेंस आ गया है, रिटेन्ड रह गया है, तो एड्जॉर्प्शन है। और अगर वो बल्क के अंदर भी चला गया और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो वो एड्जॉर्प्शन है। एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन है बच्चों। इसमें दो सब्सटेंसेस के बीच में मोस्टली सरफेस के ऊपर इंट्रैक्शन होता है, यानी एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में मोस्टली सरफेस के ऊपर ही इंट्रैक्शन रहता है। जबकि इसमें जो एड्जॉर्बेट जिसको हम कह रहे हैं, है ना, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या करता है, वो सरफेस के ऊपर आता है और फिर पेनेट्रेट कर जाता है, पूरे बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इंट्रैक्शन जो है वो बल्क में भी होती है, एंड दैट्स वाई एब्जॉर्प्शन जो है उसको हम कहते हैं बल्क फिनोमिनन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सिलिका जेल है, वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है और सरफेस के ऊपर रिटेन कर लेता है, ये एब्जॉर्प्शन है। जबकि आप देखेंगे एब्जॉर्प्शन में पूरी बल्क में जो है कोई सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी यहाँ पे इंट्रैक्शन बल्क में भी है। तो जैसे कैल्शियम क्लोराइड आप लें, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है और पूरा गीला हो जाता है, यानी उसके पूरे बल्क में वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो अंदर चला जाता है और पूरे बल्क में वाटर मिलता है। तो ये जो पूरा वाटर का मूवमेंट हुआ बल्क में, है ना, ये एब्जॉर्प्शन है ऑफ वाटर बाय कैल्शियम क्लोराइड। एड्जॉर्प्शन दो टाइप का हो सकता है बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, देखिए, तो सरफेस अगर आपके पास सब्सटेंस बहुत बड़ा है तो कभी कभी क्या होता है कि देखिए, सरफेस के ऊपर और बल्क के अंदर, ठीक है, दोनों में इंट्रैक्शन होता है किसी एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में। तो अगर एड्जॉर्बेट का अमाउंट सरफेस के ऊपर ज़्यादा है कंपेयर टू जितना वो बल्क में चला गया, तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। जबकि अगर ये जो अमाउंट है अंदर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, रिमेंबर, लेकिन अगर वो बल्क के अंदर चला गया थोड़ा बहुत और उसका अमाउंट जो है वो सरफेस से ज़्यादा है, तो ऐसी एड्जॉर्प्शन को हम बोलते हैं नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड पोटाशियम क्लोराइड सोल्यूशन को ब्लड चारकोल में, ब्लड चारकोल मतलब ब्लड को काफ़ी देर तक आपने हीट किया, काइंड ऑफ जला दिया, उसके बाद जो रेजिड्यू बनता है उसको हम बोलते हैं ब्लड चारकोल। तो ब्लड चारकोल को जब आप डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड पोटाशियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, तो केवल सरफेस के ऊपर ज़्यादा रहता है KCl कंपेयर टू इट्स अमाउंट इन द बल्क, तो वो जो है वो पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन है। जबकि जब यही प्रोसेस इस तरीके से हो, है ना, किसमें, डाइल्यूट KCl में, कि जो KCl है वो बल्क के अंदर ज़्यादा हो जाए कंपेयर टू इट्स अमाउंट ऑन द सरफेस, जब आप डाइल्यूट KCl को ब्लड चारकोल के साथ शेक करेंगे तो वो नेगेटिव एड्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। डिसॉर्प्शन क्या होता है बच्चों? डिसॉर्प्शन क्या है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज़ एड्जॉर्ब। किसी सरफेस के ऊपर कोई सब्सटेंस एड्जॉर्ब हो गया है, तो अगर आप उसको हटाएं तो उसको हम बोलते हैं डिसॉर्प्शन। और गैसेस को मोस्टली डिसॉर्प्शन जो है, गैसेस का डिसॉर्प्शन करवाया जा सकता है हीट करके उस सरफेस को जिस सरफेस के ऊपर वो एड्जॉर्ब्ड है। इसके और भी तरीके हैं, है ना, कुछ मैकेनिकल तरीक़ों से भी आप रब करके कर सकते हैं, ठीक है, एंड कुछ केमिकल तरीक़ों से भी आप सब्सटेंसेस को डिसॉर्प्शन कर सकते हैं। ये देखिए, इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन को प्रॉपर्ली।
देखिए सरफेस के ऊपर ध्यान से देखेंगे आप, पार्टिकल्स बहुत सारे हैं। तो जब सरफेस के ऊपर ही पार्टिकल्स हैं, बहुत कम पार्टिकल अंदर जा पाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, जबकि देखेंगे आप पार्टिकल सरफेस से अंदर की तरफ आया और बल्क में चला गया, तो जब बल्क में चले जाते हैं पार्टिकल, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो इस पिक्चर से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है। चलिए अब फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये एब्जॉर्प्शन के टाइप्स हैं। देखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है बच्चों? इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। जब एक सरफेस के ऊपर, ठीक है, दूसरा सब्सटेंस एब्जॉर्ब करे और दोनों में केवल वीक वैन डर वाल्स फोर्स से इंट्रैक्शन हो, तो हम उसको बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अब जैसे सिलिका जेल के ऊपर वाटर के पार्टिकल्स अगर आएँ, तो ये जो एब्जॉर्प्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल एब्जॉर्प्शन, बिकॉज दोनों में वीक वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन होगा। देखिए ये स्पेसिफिक नहीं होता है नेचर में, यानी जो एड्जॉर्बेंट है उसके ऊपर कोई भी एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन कोई प्रॉपर नहीं है कि ये पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट इस पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट पे ही एड्जॉर्ब होगा। यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जो है वो सिस्टम नहीं होता है। ये रिवर्सिबल होता है नेचर में बच्चों, क्योंकि वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, तो आप थोड़ा सा एनर्जी देके इस इंटरेक्शन को तोड़ भी सकते हैं। ये रिवर्सिबल है, यानी आप डिसॉर्प्शन बहुत आसानी से करवा सकते हैं। फिर इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, मोर इजीली लिक्विफाइबल गैसेज आर एड्जॉर्ब रेडिली। ये गैसेस के नेचर के ऊपर भी डिपेंड। अगर हम गैस का एड्जॉर्प्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो गैस ज़्यादा एड्जॉर्ब होती हैं एज़ कम्पेयर टू उन गैसेस के जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप दो गैसेस को कंपेयर करें, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को और मीथेन को कंपेयर करें, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 630 केल्विन है और मीथेन का 190 है। ठीक है, तो अगर चारकोल के ऊपर एब्जॉर्प्शन होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी और मीथेन कम होगी, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। यहाँ पर एंथैल्पी एब्जॉर्प्शन होती है जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा जब एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्योंकि वीक वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन होती है, इसलिए इसमें बहुत कम एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ये लो टेम्परेचर पे होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है, वो सरफेस को छोड़ देंगे और इससे क्या होगा? डिसॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये लो टेम्परेचर पर ही ज़्यादा फेवरेबल है, यानी लो टेम्परेचर पे ही ज़्यादा हो सकती है। हायर टेम्परेचर पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होती है। पार्टिकल्स जो है बहुत आसानी से इंटरेक्ट कर लेते हैं सरफेस के साथ में और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। देखिए ये सरफेस, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। इसके ऊपर मल्टी मॉलिकुलर लेयर्स होती हैं, यानी ये अगर सरफेस है तो उसके ऊपर एक लेयर अगर सब्सटेंसेस की जम गई तो उसके ऊपर दूसरी लेयर भी एब्जॉर्ब हो सकती है उन्हीं सब्सटेंसेस के ऊपर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखो सरफेस जो होती है उसके ऊपर एक स्ट्रेन सा रहता है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है तो उसको नीचे के पार्टिकल खींच रहे हैं, तो वो फिर क्या होता है? एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, वो ऊपर के पार्टिकल्स को खींचता है, इसी के कारण इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन होती है ना। तो ये पार्टिकल कुछ और ऊपर के पार्टिकल को खींचते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक तरह की कई लेयर्स बन जाती है, इसलिए हम क्या कहते हैं? फिजिकल एब्जॉर्प्शन है मल्टी लेयर्ड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे केमिकल एब्जॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए इससे रिलेटेड वहाँ पॉइंट देखिए, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनना बहुत ज़रूरी है केमिकल एब्जॉर्प्शन में। अगर सपोज नाइट्रोजन जो है वो आयरन के सरफेस के एब्जॉर्ब होना चाहता है तो देयर विल बी बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड आयरन। ऐसे ही निकल और हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन निकल के ऊपर एब्जॉर्ब होना चाहता है केमिकली, सो देयर विल बी बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन निकल एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनती है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है नेचर में, क्योंकि केमिकल बॉन्ड आपको पता है हर दो सब्सटेंस आपस में केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकती, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत स्पेसिफिक होता है। फिर इरिवर्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है
और केमिकल रिएक्शन हो रही है जो कि मोस्टली इरिवर्सिबल होती है, दैट्स वाई केमिकल एड्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल है। देखिए ये गैस के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले लीजिए आप, और सरफेस ले लीजिए मेटल की सोडियम, तो ऑक्सीजन सोडियम के साथ काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करेगा। वहीं अगर आप कोई और सब्सटेंस ले लें, जैसे आप ले लीजिए कार्बन, तो कार्बन मोस्टली खुद रिएक्ट नहीं करेगा इजीली जब तक आप उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देंगे। नॉर्मल टेम्परेचर पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को खुद नहीं खींचेगा नीचे की तरफ, जबकि सोडियम जो है और ऑक्सीजन में ऑटोमेटिकली जो है आप एनर्जी ना भी दें तो भी बहुत तेज़ी से रिएक्शन हो जाएगी, सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऑक्साइड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, गैस के ऊपर। फिर इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, यहाँ पर क्योंकि केमिकल जो है बॉन्ड बन रही है तो इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बन सकती है, आयनिक बन सकती है, और ऐसी बॉन्ड्स में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो 80 to 240 किलो जूल पर मोल तक एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो सकती है। ये अक्सर हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होती है प्रोसेसेस, ये हाई टेम्परेचर पे हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप क्या देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं। तो बिगिनिंग में तो एक्टिवेशन एनर्जी मिलने के कारण जो है इस केमिकल एड्जॉर्प्शन एक्सेलरेट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिकल एड्जॉर्प्शन फिर ख़त्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि फिर आप सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हीट देंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगी, बॉन्ड टूटेंगी, जिससे डिसॉर्प्शन हो जाएगा। तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी जो है यहाँ पे चाहिए होती है, ठीक है। तो आप टेम्परेचर बढ़ा के अक्सर देते हैं। और हाई एक्टिवेशन एनर्जी क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन करवानी है, तो आपको केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए रिएक्टेंट्स को एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको आप पढ़ चुके हैं पीछे चैप्टर में। तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, बिकॉज केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं आप। देखिए ये भी सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगी, केमिकल बॉन्ड्स, और उतना ज़्यादा होगा केमिकल एड्जॉर्प्शन। और इसमें अक्सर यूनी मॉलिक्यूलर सिस्टम होता है, यानी एक ही लेयर बन सकती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं हो सकता कि सेम सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन होकर एक गैस या कोई चीज़ जो है किसी की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होगी केमिकली, तो वो खुद के साथ ही दोबारा जो है केमिकल एड्जॉर्प्शन नहीं शो कर सकती। इसलिए इसमें एक ही लेयर बनती है।